Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 9 of chemistry from chapter number 1, that is fundamentals of chemistry. Students, today we have last lecture of this chapter. Our topic is about molecularity of physical world. बेटे आप इस हेडिंग को देखें, हमारे टॉपिक की हेडिंग है मोलेकुलरिटी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड। बेटे इसका मतलब ये है कि हमारे जो फिज़िकल वर्ल्ड है ना, वो बेसिकली मोलेकुलरिटी पे डिपेंड करती है, यानी कि फ़िज़िकल वर्ल्ड बनी होती है मॉलिक्यूल्स के यूनिट्स से। ठीक है, फ़िज़िकल वर्ल्ड के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये इस बात का मतलब है। मैं आपको बताती हूँ कि हमारी फ़िज़िकल वर्ल्ड क्या है और मोलेकुलरिटी की एग्जांपल क्या है। बेटे हमारे जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, बेशक वो किसी नॉन लिविंग थिंग में हो रहे हैं या किसी लिविंग थिंग के अंदर हो रहे हैं, वो फिज़िकल रिएक्शन है। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होता है फिज़िकल रिएक्शन, ठीक है, उसके एंड पे हमारे पास एक केमिकल बनता है। ठीक है, उस केमिकल को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई फिज़िकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास केमिकल बन रहा है ना, और केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है। इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमें मॉलिक्यूल अचीव हो रहा है। तो ये हमारे पास मोलेकुलरिटी है कि फ़िज़िकल वर्ल्ड किस तरह से मॉलिक्यूल्स के साथ लिंक्ड है, क्योंकि फ़िज़िकल वर्ल्ड में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके नतीजे में हमारे पास हमेशा मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक है, मैंने आप अपने पास से ये एग्जांपल कोट की है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। बेटे जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनता है। ठीक है, और वो रिएक्शन फ़िज़िकल वर्ल्ड में हो रहा होता है ना, हमारी जो फ़िज़िकल तबई दुनिया है जिसके अंदर ये फ़िज़िकल चीज़ें पाई जाती हैं। तो बेटे सोडियम क्लोराइड जब बनता है, बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे सोडियम का जो कैटाइन है वो रिएक्ट कर रहा है क्लोराइड एनाइन के साथ। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन रहा है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साल्ट कहते हैं। ये तो एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड की होगी। अगर आप एग्जांपल लें फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है, तब भी क्या हो रहा होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद हमें वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करती है। वाटर मॉलिक्यूल बजाते खुद एक मॉलिक्यूल वर्ड है जो मोलेकुलरिटी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड को डिफ़ाइन कर रहा है। बट ये तमाम रिएक्शन या तो किसी नॉन लिविंग थिंग में हो रहे होंगे या लिविंग थिंग के अंदर हो रहे होंगे। अगर हम इसको लिविंग थिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास लिविंग थिंग में सबसे बेटर स्पीशीज़, सबसे एडवांस स्पीशीज़ या डेवलप स्पीशीज़ कह लें तो वो मैन है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो हैं, इंसान जो हैं, लिविंग थिंग्स की सबसे एडवांस स्पीशीज़ है। इंसानों में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास मॉलिक्यूल बन रहा होता है। ठीक है बेटे, जब हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है ना, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब टूट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। हमारी बायोलॉजी में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। और अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल आपस में टूट के छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म बेसिकली हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में हो रही होती है। जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होके, तब भी बेसिकली बेटे मॉलिक्यूल्स ही बन रहे हैं ना। ठीक है, या छोटे मॉलिक्यूल मिल के हमारा बॉडी मैच बना रहे हैं, हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ को बना रहे हैं, तब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शन हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स ही बन रहे हैं। तो ये डिफ़ाइन कर रहा है मोलेकुलरिटी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड को। इस तरह से हमें प्रूव होता है, इट प्रूव्स दी बेसिस ऑफ मोलेकुलरिटी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इन चीज़ों से हमें प्रूव हो रहा है जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो डिपेंड होती है मॉलिक्यूल्स के ऊपर। बट आपकी बुक के लास्ट जो चीज़ें लिखी हुई है वो हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, इन 20th सेंचुरी केमिस्ट्री हैज़ बिकम सेंट्रल साइंस। 20वीं सदी में केमिस्ट्री सेंट्रल साइंस बन गई थी। इट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन, और इसकी वजह से हर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ, दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉडी, जो लिविंग बॉडी में भी और नॉन लिविंग बॉडी में भी हो रहा था। केमिकल रिएक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्शन की वजह से मॉलिक्यूल बन रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड की जो बनी है सोडियम कैटाइन के कम्बिनेशन के साथ सोडियम कैटाइन और क्लोराइड एनाइन के कम्बिनेशन के साथ सोडियम क्लोराइड बनाई। मैंने अपने पास से एग्जांपल दिया, आपको लोगों को याद रहे। ठीक है, बुक में ये नहीं है। उसके बाद वो कहता है, इन डेवलप स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस जैसा कि मैन, रिएक्शन टेक प्लेस एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म। मैंने आपको एग्जांपल दी है डाइजेशन की, कैटाबॉलिज्म की और एनाबॉलिज्म की। ठीक है, तो ये वही बात है। एट द एंड वो कहता है, इट प्रूव द बेसिस ऑफ मोलेकुलरिटी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड। ये तमाम बातें फ़िज़िकल वर्ल्ड की
बेसिस को प्रूव करती हैं। बेटे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारा आज का है, जिसमें हम कर्पुलस नेचर ऑफ मैटर को पढ़ेंगे। बेसिकली बेटे कर्पुलस नेचर ऑफ मैटर के अंदर एक थ्योरी है, ठीक है, जो कि ब्रोगली ने प्रोवाइड की थी 1924 के अंदर। 1924 में ब्रोगली पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। डुअल नेचर का बेसिकली मतलब है कि डबल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मादा दो तरह की नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब दो तरह की नेचर क्या है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया दो। पहली इसकी ये डिफाइन नेचर है, दूसरी डिफाइन नेचर ये है। मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ बिहेविंग इन टू डुअल नेचर या टू टाइप्स ऑफ नेचर, ठीक है। पहली नेचर हमारे पास मैटर की है पार्टिकल नेचर, यानी कि पार्टिकल के बिहेवियर को शो करता है। दूसरी नेचर ये है कि मैटर एज अ वेव बिहेव करता है और वेव नेचर को फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि मैटर हैज़ बोथ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल एंड वेव। इसका मतलब ये हुआ कि मादे के अंदर पार्टिकल होने की भी खासियत है, प्रॉपर्टी है, और उसके अंदर वेव होने की भी प्रॉपर्टी है। बेटे पार्टिकल का तो आपको पता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वेव है बेसिकली जिसको हम कहते हैं, जब आपने माइक्रोवेव्स की वेव्स देखी हैं, ये उस वाली वेव की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो भी चीज़ शुआ की सूरत में, वेव की सूरत में मूव कर सकती है, उसको वेव कहते हैं, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल एविडेंस जो ब्रोगली ने प्रोवाइड किया था वो ये था कि उसने इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रूव किया कि मैटर जो है वो वेव नेचर में कंसिस्ट करता है। पार्टिकल नेचर को तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एटम्स जो हैं वो एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से देखा जाए तो 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं। तो मैटर की तो नेचर है पार्टिकल। वेव नेचर कैसे है, उसने उसको मैथमेटिकल एविडेंस से प्रूव किया है। वो इस तरह से है, बाय मैथमेटिकल एविडेंस ही प्रूव दैट एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इज अटैच विद वेव एंड एवरी वेव इज कर्पुलस नेचर। कि जो भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, हिलने वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो एसोसिएट होता है, वो अटैच होता है कि वेव से, ठीक है। जो भी चीज़ हरकत कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जैसे रोशनी है, ठीक है, वो वेव की सूरत में हम तक आ रही है, या हमारी वॉइस की फ्रिक्वेंसी है वो भी वेव्स को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये अटैच होता है वेव नेचर से, एंड वेव हैज़ कर्पुलस नेचर, और वेव्स की जो नेचर होती है वो कर्पुलस नेचर होती है। तो ये थ्योरी थी जो ब्रोगली ने प्रूव की। बट अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ की तरफ, जो हमने आज कवर करने हैं। हमारे पास यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ हैं, एक्सरसाइज, हम उनको देखते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेटे बुक्स खोल लें अपनी। तो बेटे पेज नंबर 24 पे आपके एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। इसमें आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर आ जाना है। हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड। बेटे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कौन से मैन्युफैक्चरिंग के साथ डीलिंग होती है, ठीक है। लेबॉर्ट्री, हमारे पास ए ऑप्शन है इन द लेबॉर्ट्री, बी ऑप्शन है ऑन माइक्रो स्केल, सी ऑप्शन है ऑन कमर्शियल स्केल, डी ऑप्शन है ऑन इकोनॉमिक स्केल। बेटे माइक्रो स्केल तो बहुत छोटा होता है, इकोनॉमिक स्केल बात तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक स्केल को हम कहते क्या हैं, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमेशा लिंक होती है कमर्शियल स्केल के साथ। हमने अपनी डेफिनेशन में यही पढ़ा था। तो बेटे हम सी, यहाँ पे सी को मार्क करेंगे ऑन कमर्शियल स्केल, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। बेटे हम अपने सेकंड एमसीक्यू की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कौन से कंपाउंड को हम सेपरेटेड कर सकते हैं फिजिकल मीन के साथ। हमारे पास ए के में ऑप्शन है मिक्सचर को, बी में ऑप्शन है एलिमेंट को, सी में ऑप्शन है कंपाउंड को, डी में ऑप्शन है रेडिकल को। तो बेटे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मीन से। हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था जब डिफरेंस पढ़ा था मिक्सचर और कंपाउंड का। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे ए जो है वो राइट चॉइस है, हम इसको मार्क कर देंगे। थर्ड स्टेटमेंट जो हमारे पास है एमसीक्यू की, उसमें है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज़। बेटे हमारे पास ओशन में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, समंदरों में। बेटे हमारे पास समंदर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। तो बेटे हमारे पास ए पे जो आंसर है वो ऑक्सीजन है, हम इसी को मार्क कर देंगे। समंदर में जो पानी होता है उसमें हाइड्रोजन कम पाई जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। आपने इसको मार्क करना है ए को। नाइट्रोजन और सिलिकॉन का तो कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है समंदर के पानी में, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। तो आपने याद रखना है कि समंदर के पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन ही पाई जाती है। ये हमने जो टेबल पढ़ा छोटा सा, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था। हम अपनी फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं एमसीक्यूज़ की।
जिसके अंदर लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा कंपाउंड पाया जा रहा है, कौन सा एलिमेंट पाया जा रहा है, सॉरी, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंटली। तो बेटे इसका भी राइट आंसर हमारे पास ऑक्सीजन है, हमने उस टेबल में पढ़ा था, ठीक है। फोर्थ पे हमारे पास आंसर है, फोर्थ वाले MCQ का ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन ए है, हम इसको मार्क कर देंगे। जबकि हमारे पास बाकी जो ऑप्शन थे वो एल्युमिनियम, सिलिकॉन और आयरन थे। राइट चॉइस ऑक्सीजन है, हमने उसी को मार्क कर दिया। फिफ्थ वाले MCQ की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है द थर्ड अबंडेंट गैस, बेटे गैस लिखा हुआ है, ठीक है, गौर से पढ़ना है। फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज, बेटे अर्थ के एटमॉस्फेयर में थर्ड अबंडेंट गैस कौन सी है? तो बेटे सबसे पहले हाई अमाउंट में नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, और थर्ड अबंडेंट अगर देखा जाए तो आर्गन होती है जो कि 0.9 होती है। बेटे हमारे पास राइट चॉइस यहाँ पे डी बन रही है। डी पे ऑर्गन की का ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। बेटे हम अपने 6 MCQ की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट इज़ इक्विवेलेंट टू, बेटे 1 AMU किसके इक्वल था? आपको ये स्टेटमेंट के पढ़ते याद आ गया होगा, हमने एक वैल्यू याद की थी 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो बेटे यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? आपने बस फौरी अपनी वैल्यू देख के उसको टिक कर देना है। ये आपको याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे। 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो बेटे ये वैल्यू हमारे पास आ रही है बी ऑप्शन पे। बेटे हम बी पे इसको मार्क कर देंगे, ठीक है, ये राइट ऑप्शन हमारे पास बी है। अब हम अपने 7 MCQ की तरफ चलते हैं। बेटे पेज नंबर 25 पे हमारे पास 7 स्टेटमेंट है हमारे MCQs की। तो इसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ नॉट ट्राई एटॉमिक। बेटे इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक नहीं है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है H2, ठीक है, बी ऑप्शन है O3, सी ऑप्शन है H2O, डी ऑप्शन है CO2। बेटे ट्राई एटॉमिक में क्या होता है? 3 एटम एसोसिएट होते हैं। बेटे O2 में भी 3 एटम एसोसिएट हैं, H2O में भी 2 और 1 3 एटम एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, डी में CO2 3 एटम एसोसिएट हैं। तो ये तीनों तो ट्राइएटॉमिक हो गए। तो फिर H2 जो है वो ट्राइएटॉमिक नहीं है, इसमें सिर्फ 2 एटम हैं हाइड्रोजन के। तो बेटे ए ऑप्शन हमारी राइट ऑप्शन है, इसको हम मार्क करेंगे। हमारे 8 वाली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं अपने MCQ की। उसमें क्या वो कह रहा है? हमारे पास स्टेटमेंट है द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़। बेटे जो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो हमने याद किया था कि वाटर मॉलिक्यूल का मास क्या है? 1 मॉलिक्यूल का 18 AMU था, 18 एटॉमिक मास यूनिट। बेटे ए ऑप्शन पे आप लगा देंगे, क्योंकि 18 ग्राम जो है वो तो बनता है हमारे पास फार्मूला के लिहाज से अगर देखा जाए 18 ग्राम जो हमारे पास बनता है वो मोलर मास बनता है, जिसमें हम ग्राम को एक्सप्रेस करते हैं। फार्मूला को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं ना तो हमारे पास वो बनता है मोलर मास, लेकिन जब हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं तो वो एटॉमिक मास बनता है, ठीक है। 18 MU हमारे पास राइट चॉइस बन रही है। 9 वाली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं अपने MCQ की। कहता है द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास क्या है? बेटे मोलर मास यानी कि ये किस में एक्सप्रेस होगा? ग्राम में। 98 AMU तो होता, तो ये होता एटॉमिक मास ऑफ H2SO4। उसने हमारे पास मोलर मास पूछा है, यानी कि हमने ग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास ए जो आंसर है 98 ग्राम वो राइट चॉइस है, जबकि 9.8 ग्राम और 9.8 AMU ये दोनों बिल्कुल ठीक चॉइस नहीं है। हमारे पास सही चॉइस 98 ग्राम है, जो कि सही वैल्यू भी है और सही यूनिट भी यहाँ पे लगा हुआ है। 10 वाले MCQ की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट में वो पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोलेकुलर मास ऑफ O2E इन AMU। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट के अंदर मोलेकुलर मास क्या है? तो बेटे ऑक्सीजन का जो है 22 AMU होता है मोलेकुलर मास, जो कि फॉलो कर रहा है एटॉमिक मास यूनिट को। तो हम 32 के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। 32 इज़ AMU इज़ मोलेकुलर मास ऑफ O2 इन AMU यूनिट। जबकि बाकी जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये ठीक नहीं है, ये किसी तरह भी नहीं हो सकती। 32 से एटॉमिक मास यूनिट ही बनता है इसका आंसर। आप इसको कैलकुलेट भी कर लें बेशक। 16 एक ऑक्सीजन में, 16 दूसरे ऑक्सीजन में, कैलकुलेट करने के बाद O2 का हमारे पास 32 AMU बन गया। 11 वाली
स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं अपने MCQ की। उसमें वो पूछता है हाउ मैनी नंबर ऑफ़ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होते हैं 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। बेटे ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.18 आता है। ठीक है, 0.15 की ऑप्शन ए पे है, 0.18 की ऑप्शन हमारे पास बी पे है, 0.21 की ऑप्शन सी पे है, जबकि 0.24 की ऑप्शन हमारे पास डी पे है। बेटे हमारे पास राइट चॉइस यहाँ पे बी है, हम इसको मार्क करेंगे 0.18 को। हमारे पास 12 वाली स्टेटमेंट है MCQ की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम नंबर ऑफ आइंस। इनमें से किस में सेम नंबर ऑफ आइंस का पेयर है। ए पे ऑप्शन है 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ MgCl2। ठीक है, ऑप्शन बी है हाफ मोल ऑफ NaCl एंड हाफ मोल ऑफ MgCl2। सी ऑप्शन है हाफ मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl2। डी ऑप्शन है 1/3 मोल ऑफ NaCl एंड हाफ मोल ऑफ MgCl2। बेटे राइट आंसर ये है 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ MgCl2, जो कि ए वाला ऑप्शन है, हम इसको मार्क कर देंगे। हमारे पास 13 पे जो स्टेटमेंट है लास्ट MCQ की स्टेटमेंट, उसमें वो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम मैस। किस पेयर का जो मैस है वो सेम है। सेम मैस के ऊपर बेटे आपने फोकस करना है, क्या पूछ रहा है। ए ऑप्शन है हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। बी ऑप्शन है 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। बेटे O2 एंड N2 दोनों गैसियस फॉर्म में है, गैसें हैं। ठीक है बेटे, यही हमारे पास राइट आंसर बनता है। जबकि डी ऑप्शन में हमारे पास वो कहता है 1 मोल ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ CO2। बेटे नहीं, दोनों गैसेस जो ये O2 एंड N2 सेम जो है ना, इनका मैच जो है वो सेम बन रहा है। इसमें भी 2 मॉलिक्यूल हैं, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल, इसमें भी 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम है। बेटे सी जो है वो चॉइस हमारे पास राइट बनती है। यहाँ तक हमने अपना जो है आज लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से देख लेना। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।